परिंदे। निर्मल वर्मा की कहानी। अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लड़का ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर पुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की तिहरी से आगे बढ़ी। लैम्प की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका ने स्वर में जरा सी झिड़की का आवाज था। लैब में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उत्तर भी उसी को देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक टह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का जोकर था। उसके आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से, कहानियां हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैम्प घुमाते हुए उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा डालकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे के सामने, एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैम्प के पीले मध्यम प्रकाश में जैसे कुछ बदल गया था, जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने पर बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैम्प का प्रकाश चारों ओर से सिकुड़कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकारने के बावजूद भी नहीं किया जाता। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ने पर कड़ी पाबंदी है, किंतु किसी न किसी बहाने से प्रत्येक लड़की इसका उल्लंघन करती है। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहने आज उसे अरसा हो गया, किंतु कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार करके सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप उसने अपने पांव देहरी से बाहर कर लिए। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि देख रही हैं, जैसे उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉग में जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉरिडोर की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें इतनी घनी हो चली थी कि उन्हें चाकू से छीला जा सकता था। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह जाती थी।
हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के मस्तिष्क में कल से आरंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान अटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी टांगे बांस का लकड़ियों लड़कियों सी उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, किंतु अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली धुंध का भाग बन गई हो। सीढ़ियों पर बातचीत का शर सुनकर लतिका सोती हुई जाग गई। शॉल को कंधों पर समेटकर उसने लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हॉवर्ड के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतर कर लैंप नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हॉवर्ड। थैंक यू मिस लतिका। हुबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो गई थी और वह दीवार से सटा हुआ हाँफ रहा था। लैंप के प्रकाश में उसके चेहरे का पीलापन ताम्र वर्णित हो आया था, जिन पर उभरी हुई हड्डियों का उतार चढ़ाव अधिक तीखा सा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस समय ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हुबर्ट? हुबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों में छुपा दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर हुबर्ट शीपो और चेकोस्लोवाकी के कंपोजिशन बजाएंगे। फिर कीम कॉफी पी जाएगी। उसके बाद यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें सब मिलकर कन्फेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया। दूसरा भाग। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा था। वह आधे बर्मी थे, जिनके चिन्ह उनकी तनिक दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों में लक्षित हो जाते थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने पर वहां इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल के हॉस्टल में ही उन्हें एक कमरा मुफ्त रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं उठाते। बातों के दौरान में डॉक्टर अक्सर कहा करते, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनके अतीत के संबंध में प्रश्न पूछे, उनसे सहानुभूति प्रकट करे। दूसरे क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते। एक सूखी सिनकिल हंसी। होम सिनकेंस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं। टेरेस पर मेज कुर्सियां बिछा दी गई। भीतर कमरे में कैलकुलेटर में कॉफी पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्पिरिट लैम्प जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। कहते हैं अंग्रेजों ने एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। हुबर्ट आराम कुर्सी पर अथलेटा सा लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे में से दो मोमबत्तियां ले आई थी। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। टेरेस का अंधेरा फीके पीले प्रकाश के दायरे के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली। पहाड़ियां घाटियां में अजीब सी सीटियों की गूंज छोड़ती जा रही थी। इस बात शायद इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में सरद खुश्की सी महसूस होती है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं, मैसवुड का स्पेशल सर्विस का
गोरख धंधा क्यों पसंद आता है? छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा, पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेरफेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लटका कुर्सी पर आंखें लटका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उलेरने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के एक दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं, चैंपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को याद आया पहला साल जब वह डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई। डॉक्टर वार में बैठे थे। वॉलरूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह आपस बाहर की ओर लौट रही थी, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए। मिस लतिका, ये मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के नीचे वह नाम दबसा गया। एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट स्पष्ट कर दूं, अक्सर सवाल आता है कि परिंदे जो कहानी है, इस कहानी में निर्मल वर्मा की स्त्रियां स्मृतियां उभर कर चली आती हैं, और शायद ये इसी स्मृति का ही परिणाम है कि लतिका उस कमरे में बैठे हुए 5 साल पहले की बातें सोच रही है। असलत का यह मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के नीचे मैं नाम दबसा गया। वह किसी पुस्तक के बीच उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। मैं पीछे मुड़ा, तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा सा रीतापन खिराया। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ कड़कने लगी। टेरेस के ऊपर काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस टॉक लेकर जा रही थी। बस के हेडलाइट के आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं टेरेस के दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का प्रश्न हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर टूपा का डॉक्टर हुबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में खुलने लगा, जैसे जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियों भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई फैलती जा रही थी। दूर दूर किनारों तक लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर दरख्त की चोटियों से परिंदे के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे थे। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरों की खिड़की से उन्हें देखा है, धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह एक लंबी टेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी जाएगी। लतिका और मैं चेयर पर झुकती हुई ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है। लतिका सोच रही थी, क्या वह बूढ़ी होती जा रही है? उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। कुछ बरसों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी कि समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो उसकी समझ में कभी नहीं आया। उसे हुबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है। अभी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती थी उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर ना लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। उसने सुख का भ्रम मानो हुबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा हुआ हो।
ह्यूबर्ट ही क्यों? वह क्या किसी को भी चाह सकेगी? उसकी अनुभूति के संग जो अब नहीं थी, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे-धीरे छाने लगा है। उसकी टाँगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई, डॉक्टर मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए हुए लतका चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी ही होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव कानों पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षण तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है? मिस लड़का का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लचका के प्रति उसकी भावनाओं का आवाज मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ही ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियत में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या तुम में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कोई उसकी बात पर कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटकर खड़े हो गए। फीकी सी चांदनी के चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को मिला नहीं? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊं। छुबट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी सी हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहता था, कोई पीछे नहीं। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती थी। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीदें लगाते हैं। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक मरने का साहस नहीं होता। डॉक्टर, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? शूबर ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीते रहे, फिर मुड़कर मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगे। तो मैं मालूम है, किसी समय लटका बेनागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका। किंतु उस रात कौन जानता था वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट दैट डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सरद हंसी से खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लचका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लड़का को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासात्मक, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका दिया। लड़का ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लड़का, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। ये बातें अक्सर कहानी को भी समझाती हैं कि स्मृतियों में खुद को स्मृतियां बना देना क्या ये जायज बात है? क्या मरने के वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है? कुछ देर तक चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियत पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके में मोमबत्तियां एक बार विचलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल में
कुछ दूर मीडों से बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल सुनाई दिया कि हुबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट। माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लचका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा करता रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लटका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए हुए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया था। लतका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी थी। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है? बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के बाल खिजाब लगाने से कच्ची रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घटी घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डॉग बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था, पर जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटों में सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाने से 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब सारे सेट खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है कि जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही हो। तब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुम्हें फिर तंग करना होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया, पिछले सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी, उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाए। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है। उन्हें यह मौसम नहीं सुहाता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वही कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा उसे देखकर जिस तरह सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब उसे लगता है कि वह अपनी मूक निरी याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती, ना उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता। मुझे लगता है कि इस जहाज से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है, वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों को स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक
कंघी बालों में उलझी रही और वह गुमसुम सी शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी से सोने चली जाया करती थी। मिशवुड का कमरा बिना आग की तपन के भी गर्म रहता था। उसके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता, किंतु मिशवुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले ही कर जाए। हर साल कमरे का ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसल खाने के भीतर की शाकल देना भूल गई थी, जिससे लटका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। साल अकेले में उसे बड़ा डर लगता था। छुट्टियों के सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को देर रात तक बातों में उलझाए रखती थी। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर बिस्तर लगवा दिया करती। का ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर की छत की ढलान से बारिश की जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छादन आकाश से सरकते हुए बादलों के पीछे पगडंडियों के झुंड कभी पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते, उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ आ रही हैं, उसे गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने में भी काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से ऊबती नहीं। धीरे धीरे सब निपटते जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती, सो बाद में सुधर जाती। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत महसूस होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती, कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता, हमेशा अटका अटका रहता। इसके बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछता, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब तब वह क्या कहे। डिंग डोंग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर कर लेता। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी, पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले घुसल खाने में गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदुरी आवाज स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गुजर गूंज रही थी। ब्लेसेड और द मीक फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखाड़ते थे। सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह के मूर्त के लिए कैंडेलियम दोनों ओर मोमबत्तियां जला रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों के बेंच अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां लड़कियां प्रार्थना मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड सीजन के सफलतापूर्व समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हैं। आमीन। फादर एल्मर ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जॉन वू कर
बेंचों को पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाते सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गई। हॉल के कोने में हंसी फूट पड़ी। मिसफुट का चेहरा तन गया, माथे की झुकुटियां आ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस छूटे हुए धुंधलके में फादर तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. डॉक्टर मुखर्जी ने अब और उत्साहट से भरी जम्हाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर यह व्यंग्यात्मक कब खेलती रही थी और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचते रहते थे। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या फादर लोग सफेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते। अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में सेप रही थी। हिम नवंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे के बेंच से उठकर ह्यूबर्ट के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के सिंग प्योंग बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसे ही किया करता है। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगीं। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुदकर कोमल स्निग्ध लहरों से भिन गए। लड़का को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया हो, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस्पुट की आंख बचाकर लड़का ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो आई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतनी पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव सा था। पियानो पर झुके हुए ह्यूबर्ट का केवल सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँकती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में घेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोरों शीशों पर झिलमिला रही हैं, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा है। पियानो के क्षणिक पहुंच में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयल हॉल के चारों कोनों में सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें दी हों। उसे लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सौडौल हाथ, पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक आधार नहीं है, बल्कि जब त्रासदी का आधार बनता है तो एक आधार उसमें संगीत भी उस पुरानी त्रासदी को हटाने के लिए विरेचन का काम करता है। तो वही भाव अब निकल पड़े हैं। एक पगली सी स्मित, एक उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सुर्खी हवा में झुकी हुई बीपिंग बिलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ों के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़बड़,
वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है। चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोअर यह नाम उसने रखा था। वजह पर हंसने लगता है। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जग से भी बात, वो चेहरा लाल हो जाना है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूंगी, वह कभी कभी नहीं आया। पुरुष का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज की जीरा जेब पर वह चिपके थे। उसी में फंसा हुआ बुक्स का फूल निकल आया। छी! सारा मुरझा गया। अभी खिला कहाँ है? हाउ फ्लमजी! उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसा कर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। उसने पहले कि वह कुछ कह पाते, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट तब से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश की हैट, माथे पर छोटी सी बिंदी है। बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। शिरीष ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ। उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका, बोलो नहीं, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। यह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो वह नहीं कह रहा है। उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड लॉन्ली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुर में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न, प्रस्तर मूर्त सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। वह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि राग वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लिया करती हैं। फादर एल्मंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े हैं। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मेडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मेडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा कि चीपिंग क्लोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। ये परिंदे कहानी का एक भाग है। अगला भाग हम अगले भाग में सुनेंगे।